हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे पहले के वीडियो दीक्षा आईएएस के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखें। परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा आईएएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय परिदृश्य। फर्स्ट है आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स। 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जहां 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। इसी के साथ देश के विभिन्न हिस्से में आयोजित G20 बैठकों का समापन होगा। प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना के तहत आईईसीसी एकीकृत प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर को एक आधुनिक परिसर के तौर पर तैयार किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 2254 करोड़ रुपए है। विदित हो कि लगभग 123 एकड़ क्षेत्र के साथ यह परिसर दुनिया के शीर्ष 10 प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023। हाल ही में मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका विषय क्या है? इसका वैश्विक डिजिटल नवाचार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्देश्य भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी डेवलपर, दूरसंचार विनिर्माता और निर्यातक के रूप में स्थापित करना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित करता है। यह उद्योग के अभिकर्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी समर्थक और हितधारकों को एक साथ आने और डिजिटल परिदृश्य के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। साइबर सुरक्षा के महत्व को पहचानते हुए IMC 2023 ने उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाले साइबर खतरा को संबोधित करने के लिए एक समर्पित अनुभाग की व्यवस्था की है, जिसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से संगठनात्मक और सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP कार्यक्रम नियमों का मसौदा जारी किया है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बाजार आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने और विभिन्न हितधारकों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में और भी जान लीजिए क्या क्या है इसके बारे में। ग्रीन क्रेडिट का अर्थ होता है किसी निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की एकल इकाई जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसे तंत्र के रूप में है जो घरेलू कार्बन बाजार के पूरक के रूप में कार्य करता है। क्या करता है ये? तो घरेलू कार्बन बाजार के पूरक के रूप में कार्य करता है। यद्यपि घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा अस्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए अन्य पर्यावरणीय दायित्वों को भी पूरा करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान का समापन और उसकी रक्षा। जुलाई 2023 में श्रीनगर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने के आरोप में 11 लोगों को हिरासत में लेने के बाद
कारावास भेज दिया। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी मौजूद थे। विदित हो कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 107/151 के अंतर्गत अच्छे व्यवहार के लिए बाध्य बॉड डाउन किया गया था। कानूनी शब्दों में बॉड डाउन का अर्थ होता है किसी निश्चित तारीख पर जांच अधिकारी या न्यायालय के सामने उपस्थित होना आवश्यक है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानत या व्यक्तिगत गारंटी से बाध्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निकास परीक्षा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से भारत में सभी MBBS छात्रों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय निकास परीक्षा NEXT पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इसके लिए अब लाइसेंसिंग परीक्षा और स्नातकोत्तर चयन परीक्षा होगी। राष्ट्रीय निकास परीक्षा के बारे में, राष्ट्रीय निकास परीक्षा मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा है जिसे मेडिकल स्नातकों की योग्यता का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। जो भी छात्र मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों और विदेशी छात्रों से अपनी मेडिकल डिग्री प्राप्त की है, उन्हें भी राष्ट्रीय निकास परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग संशोधन विधेयक 2022, इस संशोधन को आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग संशोधन विधेयक 2022 चिकित्सा विज्ञान में परीक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभावी होने पर नेक्स्ट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह FMGE और नीट PG जैसे परीक्षाओं का स्थान लेगा। इसमें प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उम्मीदवार MBBS में शामिल होने के 10 वर्ष के भीतर दोनों चरणों में उत्तीर्ण हो। नेक्स्ट है सूरत डायमंड बोर्स बना विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय। भारत के सूरत में बनकर तैयार हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय। इस नवनिर्मित भवन का नाम सूरत डायमंड बोर्स SDB है। बोर्स फ्रेंच भाषा में स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। यह भवन 15 मंजिला है और 35 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 9 आयताकार भवन हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। SDB में 65,000 से अधिक लोगों के लिए काम करने की व्यवस्था होगी, जिसमें हीरे की कटाई और पॉलिश करने वालों के अलावा व्यापारी भी शामिल हैं। इसमें 71 लाख स्क्वायर फीट से अधिक का फ्लोर स्पेस उपलब्ध है। इसे बनाने में 4 वर्ष से अधिक का समय लगा है। विदित हो कि सूरत को विश्व की डायमंड कैपिटल कहा जाता है। यह विश्व के 90% से अधिक हीरे की कटाई की जाती है। यहाँ जो है विश्व की 90% से अधिक हीरे की कटाई की जाती है। विदित हो कि बीते 8 दशक से पेंटागन विश्व में सबसे बड़ा कार्यालय रहा है, लेकिन अब यह उपलब्धि भारत के नाम हो चुकी है। नेक्स्ट है सरपंच प्रतिवाद विवाद। हाल ही में मुंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन ने पंचायती प्रणाली में सरपंच प्रतिवाद के मुद्दे के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को सीधे संबोधित करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बदले न्यायालय ने NGO को पंचायती राज मंत्रालय से संपर्क करने की सलाह दी और सरकार से महिला सशक्तिकरण एवं आरक्षण के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। क्या है सरपंच प्रतिवाद विवाद? सरपंच प्रतिवाद विवाद एक ऐसा शब्द है जहां पुरुष सरपंच पति, सरपंच देवर, प्रधान पति आदि के रूप में कार्य करते हैं, जो पंचायत व्यवस्था में सरपंच या प्रधान के रूप में चयनित महिलाओं के संबद्ध पद के पार्श्व में वास्तविक राजनीतिक और निर्णायक शक्ति रखते हैं। सरपंच प्रतिवाद की अवधारणा पंचायतों में महिला आरक्षण की भावना और उद्देश्यों को कमजोर करती है, जिससे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने और लोकतंत्र के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया।
18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्षी दलों के महागठबंधन को नया नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया। नाम बदलना कांग्रेस का यूपीए की छवि को दोबारा बनाने का तरीका भी हो सकता है, जिस पर भाजपा ने अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसे अब इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नाम से जाना जाएगा। हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन नाम दिया गया है। अब तक 26 दलों के नेता इस नाम पर सहमति बना चुके हैं। रक्षा मंत्री की मलेशिया की 3 दिवसीय यात्रा। 9 से 11 जुलाई 2023 के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुआलालंपुर मलेशिया में मलेशियाई समकक्ष मोहम्मद हसन के साथ भारत मलेशिया रक्षा सहयोग के चौथे दशक के रोडमैप पर चर्चा की। उन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रतिष्ठित INA इंडियन नेशनल आर्मी की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट। 29 जून 2023 को तमिलनाडु पुलिस के एक प्रभाग ग्रेटर चेन्नई पुलिस GCP ने चेन्नई तमिलनाडु में हवाई निगरानी के लिए भारत में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। तो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। पुलिस महानिदेशक DGP और पुलिस बल के प्रमुख C शैलेंद्र बाबू ने बेसेंट एवेन्यू एडीआर चेन्नई में यूनिट का उद्घाटन किया। यूनिट की स्थापना 3.6 करोड़ रुपए की लागत से की गई थी। यूनिट में 3 श्रेणियों क्विक रिस्पांस सर्विलांस ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन के तहत कुल 9 ड्रोन हैं। ये ड्रोन अंतर्निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुविधाओं से लैस है और उन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर तक संचालित किया जा सकता है। थर्मल ऑब्जेक्ट इमेजिंग सुविधाओं वाले ड्रोन रात्रि गश्त में भी मदद करेंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एम्प्रेस। जून 2023 में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को चेन्नई बंदरगाह पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रमुख बिंदु यह 17.21 करोड़ रुपए की लागत से विकसित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 2880 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, जिसमें लगभग 3000 लोग यात्रा कर सकते हैं। MV एक्सप्रेस यात्रियों को श्रीलंका में 3 बंदरगाह हबनटोटा, त्रिंकोमाली और काकेशतुरई की सैर कराएगा। विदित हो कि MV एक्सप्रेस का शुभारंभ और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन क्रूज पर्यटन की दुनिया में भारत की यात्रा की शुरुआत है। वर्ष 2024 तक 3 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। ये आगामी टर्मिनल देश के क्रूज बुनियादी ढांचे को और बढ़ाएंगे और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज यात्रा के लिए नए अवसर खोलेंगे। NIRF रैंकिंग 2023। 5 जून 2023 को राष्ट्रीय संस्थागत बैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा वर्ष 2023 के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई, जिसमें भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्टता और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया। NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत के टॉप 10 विश्वविद्यालय की सूची निम्नलिखित है। 1 नंबर पे है
विश्वविद्यालयों की सूची। विश्वविद्यालय में 1 नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक। सेकंड नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली JNU। थर्ड नंबर पे है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली। फोर्थ नंबर पे है जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता। फिफ्थ नंबर पे है BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश। 6 नंबर पे है मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटक। 7 नंबर पे है अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर तमिलनाडु। 8 नंबर पे है वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान वेल्लोर तमिलनाडु। 9 नंबर पे है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। और 10 नंबर पे है हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना। तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो है NIRF रैंकिंग में विश्वविद्यालय की सूची में 1 नंबर पे है IISc बेंगलुरु कर्नाटक और प्रौद्योगिकी संस्थान में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 1 नंबर पे। नेक्स्ट है भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की मध्य समझौता। भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का उद्देश्य सहयोग बढ़ाना और आपसी हित के क्षेत्रों की पहचान करना है। भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की सचिव सुश्री V विद्यावती और UNWTO के महासचिव श्री जुराव पोलोलिकाश्विली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट जारी। दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 की मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर MotoGP इंडिया 2023 के आयोजकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रसिद्ध स्पेनिश राइडर एनिया बस्तियानिनो की ओर से एक हेलमेट भेंट किया। MotoGP 2023 रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। इसका आयोजन 22 से 24 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देखा जाने वाला कार्यक्रम है। पहली बार मोटो ई रेस यूरोप के बाहर आयोजित की जाएगी, वो भी कहां, तो भारत में। नेक्स्ट है संगोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन किया गया तथा साथ एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास संगोल को स्थापित किया। यह वही संगोल है जिसे काल 1947 में आजादी के वक्त आखिरी वायसराय माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को सौंपा था। यह संगोल अभी तक इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। विदित हो कि 1947 में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को जो संगोल सौंपा था उसे मद्रास के बहुचर्चित बुम्मिडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स ने तैयार किया था। उस वक्त इसे बनाने में 15,000 रुपये की लागत आई थी। उल्लेखनीय है कि 9वीं सदी से 13वीं सदी के बीच हिंदू साम्राज्य में जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता सौंपता था तो प्रतीकात्मक तौर पर संगोल भी सौंपता था, जिसे तुरुबाबदुरई आदीनम मठ के कहने पर बुम्मिडी बंगारू द्वारा बनाया गया था। इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है जो शक्ति, एकता और अखंडता के प्रतीक है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। संगोल जो है जिसके ऊपर नंदी विराजमान है वह शक्ति, एकता और अखंडता का प्रतीक है। क्या है संगोल? संगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से आया है जिसका मतलब होता है नीति परायणता। संगोल एक तरीके का राजदंड है जो 9वीं सदी के चोल राजवंश में संगोल के जरिए ही सत्ता हस्तांतरित होती थी। जब तक राजा दूसरे राजा को गद्दी सौंपता था तो प्रतीक के तौर पर संगोल भी सौंपता था। साल 1947 में सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को संगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण का सुझाव दिया था। 1947 में जो संगोल बनाया गया था वह सोने और चांदी का था। सबसे ऊपर नंदी विराजमान है और यह 5 फीट
लंबा और 2 इंच चौड़ा है। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा। 4 मई 2023 को गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। विदित हो कि अनुसूचित जनजाति में मैतेई को शामिल करने के कथित कदम के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर द्वारा जनजाति एकजुटता रैली आयोजित किए जाने के बाद यह हिंसा बढ़ गई। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इम्फाल घाटी और आसपास की पहाड़ियां गैलरी है। घाटी, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, में गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य का 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 और राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं। मणिपुर में 16 जिले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, बिष्णुपुर और काचिंग जैसे आज के घाटी जिले निंगथौजा राजवंश द्वारा शासित पूर्ववर्ती कांगलीपाक राज्य के अंग थे। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा। मणिपुर घाटी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में 15 नागा जनजाति और चिन कुकी मिजो जोमी समूह, जिसमें कुकी, थंडी, हयार, पाइट, बाइफई, जू समुदाय शामिल है। इस समुदाय को भी आप लोग याद रखेंगे, पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि कुकी समुदाय कहाँ पे निवास करती है, तो मणिपुर। थंडी कहाँ पे निवास करती है, तो मणिपुर। हयार कहाँ पे निवास करती है, तो मणिपुर। पाइट, बाइफई, जू ये समुदाय कहाँ पे निवास करती है, तो मणिपुर। उल्लेखनीय है कि अधिकांश मैतेई हिंदू हैं। इसके बाद आजादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। 33 दर्जा प्राप्त जनजातियां नागा जनजाति और कुकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय के पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एससी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और रक्षा के लिए आवश्यक है। मैतेई समुदाय जनसांख्यिकी और राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से उनके लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने और जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। ऑपरेशन कावेरी। मई 2023 में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया, जिससे वहां फंसे लगभग 3000 भारतीयों को निकाला गया। तो आप ऑपरेशन कावेरी किस चीज से संबंधित है, तो ऑपरेशन कावेरी है सूडान संकट से संबंधित है, वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। विदित हो कि ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोड नेम है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेद्दा में स्टैंड बाय पर 2 भारतीय वायुसेना C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है। सूडान संकट के कारण अप्रैल 2019 में सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिज उमर अल बशीर को सत्ता से हटाना सूडान में संघर्ष का मुख्य कारण है। इसके कारण सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वर्ष 2023 के अंत में सूडान में चुनावों का नेतृत्व करने के लिए संप्रभुता परिषद नामक एक शक्ति साझाकरण निकाय की स्थापना की गई। हालांकि सेना ने अक्टूबर 2021 में
अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्व वाली संक्रमणकालीन सरकार को गिरा दिया और बुहरान देश के वास्तविक नेता बन गए। भारत द्वारा पूर्व में चलाए गए प्रमुख निकासी अभियान। ऑपरेशन गंगा 2022। यह वर्तमान में यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है। रूसी सेना द्वारा हमलों की श्रृंखला शुरू करने के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के साथ ही वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में यह चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान द्वारा तेजी से कब्जे के बाद काबुल से अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को निकालने के लिए भारत का जटिल मिशन था। मिशन 2020 में चलाया गया था। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया। इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु यह भी 2020 में चलाया गया था। यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, एरावत, शार्दुल, मगर ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु में कौन कौन जहाज भाग लिया था? एक लिया था जलाश्व, दूसरा लिया था एरावत, तीसरा लिया था शार्दुल और चौथा लिया था मगर, जो 55 दिनों तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शामिल थी। ऑपरेशन कावेरी किस चीज से संबंधित है? तो ऑपरेशन कावेरी जो है यह सूडान से भारतीयों को निकालने से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने से संबंधित है। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान में फंसे भारतीयों को निकालने से संबंधित है। वंदे भारत मिशन जो है यह कोरोना के काल में विदेशों से भारतीयों को लाया गया और ऑपरेशन समुद्र सेतु यह भी कोरोना के समय में ही चलाया गया था, जिसमें समुद्र के रास्ते भारतीयों को विदेशों से भारत लाया गया। नेक्स्ट है रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। रक्षा मंत्रालय वित्त द्वारा आयोजित रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का फोकस बदलते सुरक्षा परिदृश्यों के संदर्भ में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय संदर्भ में प्रक्रियाओं को संरक्षित करना और विभिन्न देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और विशेषज्ञताओं का प्रसार करना है। लक्ष्य और उद्देश्य, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य इष्टतम वित्तीय संसाधनों और रक्षा बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ देश के रक्षा तैयारी में योगदान देना है। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और विशेषज्ञता का प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय संदर्भ में प्रक्रियाओं को संरेखित करना है। महत्व एवं लक्ष्य। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का महत्व विश्व स्तर पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों और नीतियों के संदर्भ में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की क्षमता में निहित है। सम्मेलन का अंतिम लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ एक व्यापक दिशा निर्देश है जो स्कूली शिक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। छात्र और सामाजिक जरूरतों को दर्शाने के लिए एनसीएफ को समय समय पर अपडेट किया जाता है। नया मसौदा एनसीएफ स्कूल के दिन और शैक्षणिक वर्ष में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है।
स्कूल दिवस और शैक्षणिक वर्ष में प्रस्तावित परिवर्तन। इस मसौदे के मुताबिक छात्रों को हफ्ते में 5.5 दिन स्कूल जाना होता है और शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई करनी होती है। यह सिफारिश करता है कि कक्षा की अवधि प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के चरणों के लिए 40 मिनट और कक्षा 9 और आगे के स्कूलों के लिए 50 मिनट होनी चाहिए। शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में 180 स्कूल दिवस 34 सप्ताह होने चाहिए। प्रारंभिक और मध्य चरण। प्रारंभिक और मिडिल स्कूल चरणों के लिए सभी सप्ताह के दिनों की शुरुआत 25 मिनट की सभा के साथ होनी चाहिए और प्रत्येक क्लास पीरियड 40 मिनट का होना चाहिए। छात्रों को अगली कक्षा की तैयारी के लिए 5 मिनट का समय प्रदान किया जाना चाहिए। 15 मिनट का स्कैन ब्रेक और 45 मिनट का लंच ब्रेक भी दिया जाना चाहिए। माध्यमिक चरण। कक्षा 9 और आगे के लिए सप्ताह के दिन की शुरुआत भी 25 मिनट की सभा के साथ होगी। कक्षा का समय 50 मिनट है और ब्लॉक अवधि इसीलिए 100 मिनट है। लंच की समय सीमा 55 मिनट कर दी गई है। नेक्स्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारत सरकार ने देश में वयस्क निरक्षरता के मुद्दे को हल करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP शुरू की है। यह योजना गैर साक्षरों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय परिव्यय और लक्ष्य समूह। 5 साल के कार्यान्वयन अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्रीय हिस्से के रूप में 700 करोड़ रुपये और राज्य हिस्से के रूप में 337.90 करोड़ रुपये है। यह योजना 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ निरक्षरों को शिक्षित करने का प्रयास करेगी। योजना के घटक। NILP योजना के 5 घटक हैं, अर्थात मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत बुनियादी साक्षरता और अंक। ज्ञान घटक पढ़ने, लिखने और अंक ज्ञान की बुनियादी बातों को ध्यान केंद्रित करता है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स घटक कार्यात्मक साक्षरता पर केंद्रित है। इसमें डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता शामिल है। व्यावसायिक कौशल विकास घटक लाभार्थियों को नौकरी उन्मुख कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है। बुनियादी शिक्षा घटक का उद्देश्य उन वयस्कों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। सतत शिक्षा घटक उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है जिन्होंने बुनियादी शिक्षा घटक पूरा कर लिया है। लाभार्थियों की पहचान और कार्यान्वयन का तरीका। इस योजना के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक मोबाइल ऐप पर डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाता है। NILP योजना के कार्यान्वयन का प्राथमिक तरीका ऑनलाइन मोड है, जो इसे देश भर के लाभार्थियों के लिए सुलभ बनाता है। शिक्षण और सीखने के संसाधन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCET वयस्क शिक्षार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित किया है जिसे वे शिक्षण के 200 घंटों के भीतर मास्टर कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में 4 पुस्तकें जो पढ़ने, लिखने, अंकगणित और महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे विषयों को कवर करती है। स्वयंसेवी संचालित योजना। NILP योजना एक स्वयंसेवी संचालित योजना है जिसका उद्देश्य गैर साक्षरों को पढ़ाने के लिए देश भर में स्वयंसेवकों को जुटाना है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ वयस्कों को पढ़ाने के लिए 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है कैप्टिव रोजगार पहल। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत हाल ही में वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल शुरू कर दी गई है। कैप्टिव रोजगार पहल क्या है?
कैप्टिव रोजगार ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। पहल एक गतिशील और मांग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जो उद्योग भागीदारी की जरूरतों को पूरा करती है और वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालिक रोजगार सुनिश्चित करती है। कैप्टिव नियोक्ता ऐसे उद्योग या कंपनियां हैं जो युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उन्हें अपने किसी प्रतिष्ठान, सहायक संस्था और सहायक कंपनी में नियुक्त करते हैं। कैप्टिव रोजगार पहल का उद्देश्य कैप्टिव रोजगार पहल का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए अस्थायी प्लेसमेंट प्रदान करना है। यह पहल उद्योगों के मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करते हुए वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए दीर्घकालिक आजीविका प्रदान करती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस पहल को लागू करने के लिए हाल ही में 19 कैप्टिव नियोक्ताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत की स्मृति में पुरस्कार। भारतीय नौसेना ने हाल ही में घोषणा की है कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्मृति में उनके नाम पर 2 पुरस्कार शुरू करके उनका सम्मान करेगी। नौसेना ने दिवंगत जनरल की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की। यह पुरस्कार उन योग्य व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे जो अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं। पुरस्कार पहला पुरस्कार जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी, योग्यता के समग्र क्रम में प्रथम रहने वाली महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को प्रदान की जाएगी। यह पुरस्कार सेना में महिलाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देता है और सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दूसरा पुरस्कार जनरल बिपिन रावत की गोवा में नेवल वार कॉलेज में नेवल हायर कमांड कोर्स कर रहे मोस्ट स्पिरिटेड ऑफिसर्स के लिए रोलिंग ट्रॉफी है। यह पुरस्कार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज मिशन। जून 2023 में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए समय सीमा समाप्त होने के साथ केंद्र सरकार ने खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों से अपनी परियोजना को गति देने का आग्रह किया है। इस परियोजना को शहर के चयन के 5 साल के भीतर पूरा किया जाना था। स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है? शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य ऐसे शहर बनाना है जो टिकाऊ, कुशल और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस हो। इस मिशन के तहत शहरों और नगरपालिका सेवाओं में सुधार और उनके अधिकार क्षेत्र को अधिक रहने योग्य बनाने के लिए परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने प्रस्तावों की समीक्षा के बाद जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया। युवा उत्सव इंडिया @2047। युवा मामलों के मंत्रालय ने भारत के सभी जिलों में युवा उत्सव इंडिया 2047 नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन मार्च से जून 2023 तक किया गया। मुख्य बिंदु युवा उत्सव इंडिया @2047 का यह कार्यक्रम 4 से 31 मार्च 2023 तक 150 जिलों में आयोजित हुआ। इस योजना का उद्देश्य भारत में युवाओं की शक्ति का जश्न मनाना और युवाओं को देश के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वन नेशन वन चालान पहल। वन नेशन वन चालान पहल। वन नेशन वन चालान पहल का उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों आरटीओ जैसी सभी संबंधित एजेंसियों को ट्रैफिक जुर्माना और डेटा ट्रांसफर के
निर्बोध संग्रह के लिए एक मंच का एकीकृत करना है। हाल ही में गुजरात सरकार ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को बताया कि वह याचिका वर्चुअल ट्रैफिक अदालतों की स्थापना की मांग कर रही थी और सरकार पहले से ही वन नेशन वन चालान पहल के तहत इन अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया में है। वन नेशन वन चालान पहल क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन चालान पहल एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास करती है जो सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से यातायात उल्लंघन का पता लगा सके और संबंधित जुर्माना राशि के साथ ई चालान उत्पन्न कर सके, जो जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। यह वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट बनाने का भी प्रयास करता है, जो अदालतों में वादियों की उपस्थिति को समाप्त करता है। महत्व: अभी तक पुलिस दूसरे राज्यों के लोगों को दंडित नहीं कर पाई थी। अब एकीकरण से वाहनों के स्वामित्व का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एकीकरण एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से किया गया था। एनआईसी आईटी सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने पूरे भारत में 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP शुरू किया है। यह प्रमुख पहल NEP 2020 के तहत शुरू की गई है। इसे 2021 में अधिसूचित किया गया था। यह 4 साल के दोहरे प्रमुख स्नातक डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करता है, जो शिक्षकों को नए स्कूल संरचना के 4 चरणों यानी 5+3+3+4 की संरचना के लिए तैयार करता है। ITEP क्या है? ITEP का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, समावेशी शिक्षा, भारत के मूल्यों, लोकाचार, कला और परंपराओं की समझ प्रदान करता है। इस कोर्स के पास होने वाले भावी शिक्षक नए भारत के भविष्य को आकार देने के लिए 21वीं सदी के वैश्विक मानकों से लैस होंगे। यह कोर्स 5 साल की जगह 4 साल में पूरा करने से छात्रों का 1 साल बचेगा। ITEP के लाभ: यह अत्याधुनिक शिक्षण प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि यह शिक्षण विधियों और शिक्षण प्रथाओं में उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीकों को प्रदान करेगा। इसके अलावा यह प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और सहायता स्थापित करेगा। पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है ताकि ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले बच्चे तैयार हों। इसे हासिल करने के लिए कक्षा 1 से पहले 3 साल की प्री स्कूलिंग की आवश्यकता है। नशा मुक्ति भारत अभियान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान NMBA का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों और सामुदायिक जुड़ाव पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत में युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ब्रह्मा कुमारियों ने NMBA को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नशा मुक्त भारत अभियान क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को 272 सबसे कमजोर जिलों के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। यह अब देश भर के 372 जिलों और 3 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में 3.10 करोड़ युवा व्यक्तियों सहित 9.50 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच गया है। यह कार्यक्रम मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने और एक स्वस्थ उत्पादक समाज को बढ़ावा देने में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक भागीदारी को भी प्राथमिकता देता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति। डेटा प्रशासन डेटा उपयोग, डेटा सुरक्षा, डेटा उपलब्ध और डेटा अखंडता का प्रबंधन है। केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत सरकार राष्ट्रीय शासन नीति नेशनल गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च करेगी। यह नीति एक भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय बनाएगी। आईडीएमओ इंडियन डाटा मैनेजमेंट ऑफिस आईटी मंत्रालय के तहत काम करेगा। भारत सरकार एक सुरक्षित तरीके से अज्ञात डेटा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक नीति शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति क्या है? यह नीति राष्ट्रीय महत्व के डेटा की उपलब्धता में वृद्धि करेगी। यह खुले, सुरक्षित और प्रमाणिक डेटा की उपलब्धता बढ़ाकर नागरिकों में जागरूकता बढ़ाएगी। समग्र अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा, जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा साझाकरण। इसका उद्देश्य क्या है? इस नीति का मुख्य उद्देश्य डेटा को सुरक्षित बनाना और उसे देश में स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध कराना है। 2023 में बजट में लगभग हर नए सरकारी कार्यक्रम और योजना में स्टार्टअप पर फोकस किया जा रहा है। इस योजना का महत्व, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी डिजिटल सरकार की ओर पहला कदम है। इस नीति के साथ भारत सरकार अपने निर्णय लेने के अधिकार को बढ़ा सकती है। डेटा गोपनीयता मानकों को बढ़ाया जा सकता है। डेटा सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए आयोग। 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी के तहत एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में ओबीसी उप श्रेणियों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करना था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस आयोग का गठन किया। इस आयोग को 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। काम अभी भी लंबित है और आयोग को हाल में 14वां विस्तार मिला है। उपवर्गीकरण क्यों? आज देश में अन्य पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार में 27% आरक्षण प्राप्त है। उपवर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अधिकांश आरक्षित सीटों पर कुछ ही समुदायों का कब्जा है। वर्तमान परिदृश्य, 2018 में 10 ओबीसी समुदायों ने नौकरियों और शैक्षणिक सीटों पर आरक्षित कोटा का 25% हिस्सा लिया है। ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 97% सीटें अकेले इन 10 समुदायों के पास गई थी। नेक्स्ट है सहकारी समितियों का गठन। 15 फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने 5 साल में 2 लाख कृषि सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की। वर्तमान में देश में लगभग 63,000 कृषि सहकारी समितियां सक्रिय है। सरकारी समितियों के गठन के साथ साथ प्रत्येक पंचायत में एक डेयरी सहकारी समिति और प्रत्येक तटीय पंचायत एवं विशाल जलाशय वाली पंचायत में मत्स्य पालन समिति बनाने की भी योजना है। खालिस्तान टाइगर फोर्स और जेकेजीएफ। 15 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जेकेजीएफ और खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ दोनों संगठनों को आतंकी समूह घोषित किया गया है। जेकेजीएफ 43वां और केटीएफ आतंकी समूह 44वां समूह है, जो आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आतंकी समूह घोषित कर प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को भारत विरोधी गतिविधियों का 54वां आतंकी घोषित किया है। सर्वाधिक मालगाड़ी संचालन का नया कीर्तिमान। फरवरी 2023 में उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर प्रयागराज ने एक दिन में सर्वाधिक 758 मालगाड़ियों का संचालन कर नया कीर्तिमान बनाया। इसमें 38,301 वैगन का इंटरचेंज हुआ है। इससे पूर्व
740 मालगाड़ियों का एक दिन में संचालन किया गया था। जोशीमठ संकट, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ कहाँ पे है? जोशीमठ में भूस्खलन एवं जमीन धंसने के कारण स्थानीय लोगों के चिंता का कारण बना हुआ है। वहां के प्रभावित घरों में रहने वाले निवासियों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। यह शहर बद्रीनाथ, ओली फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लोइर्स एंड हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर उच्च जोखिम वाली भूकंप क्षेत्र 5 के मध्य धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णुप्रयाग से कुछ ही दूर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जोशीमठ कहाँ पे है? तो जोशीमठ जो है यह उत्तराखंड में है। और विष्णुप्रयाग किन किन नदियों का संगम है? तो धौलीगंगा और अलकनंदा का। यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट है भारत चीन समझौते सैन्य झड़प। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों देशों के लगभग 30 सैनिक घायल हो गए। विदित हो कि तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों द्वारा LAC को पार करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि इससे पूर्व जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से सीमा विवाद है। चीन भले ही इस बात से इनकार करता हो, पर हाल ही में तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प उसकी कलई खोल रही है। चीन की सरहद 14 देशों से मिलती है, लेकिन इसका सीमा विवाद 22 देशों से चल रहा है। चीन को अपने पड़ोसी देशों के साथ 18 जगहों पर सीमा विवाद चल रहा है। चीन का जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी विवाद है। 8 सितंबर 2022 को भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 PP-15 से हटना शुरू कर दिया है, जो 17 जुलाई 2022 को संपन्न हुई 16वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बैठक का परिणाम है। विदित हो कि लद्दाख में हुए कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है। लद्दाख में कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, जिसमें हॉट स्प्रिंग में PP-15 व गोगरा पोस्ट में PP-17A को लेकर मई 2020 में विवाद बना हुआ है। तो याद रखिएगा, तवांग सेक्टर कहाँ पे है? तो तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा की किताबें अन्य जनजातीय भाषा में। दिसंबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उच्च शिक्षा की किताबें 15 भारतीय भाषाओं के साथ साथ जनजातीय भाषाओं में भी अब मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा इसका अनुवाद कराया जा रहा है। विदित हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका लाभ आदिवासी समुदाय को भी मिलेगा। NCERT की स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष की किताबें जनजातीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर काम प्रगति पर है। 2 जनजातीय विश्वविद्यालय भी शुरू किए जा चुके हैं। फर्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, और सेकंड है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, झारखंड। PM आदर्श ग्राम योजना के तहत 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले 34,628 गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है रिमोट वोटिंग मशीन। 29 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने RVM के बारे में मीडिया को बताया। RVM ऐसी मशीन है जिसकी मदद से प्रवासी नागरिक बिना गृह राज्य आए अपना वोट डाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। रिमोट मतदाताओं को एक तय समय में रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम रिमोट मतदाताओं द्वारा दी गई जानकारी को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र में वेरीफाई कराएगी। इसके बाद रिमोट वोटर्स के लिए मतदान के समय रिमोट वोटिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
मतदान केंद्र पर वोट डालने वाले के वोटर आईडी कार्ड को आरवीएम पर मतपत्र प्रदर्शित करने के लिए स्कैन किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं को आरवीएम पर अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए वोट करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में माल की सुचारू आवाजाही को बढ़ावा देने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लॉन्च की। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है, जो बदले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता में सुधार करेगी, मूल्यवर्धन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 14 से 15% है। इसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8% तक की कमी लाना है। यह नीति प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटलाइजेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है। नेक्स्ट है इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप। 30 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम EAC-PM ने इंडिया @100 भारत के आजादी के 100वें साल के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप कॉम्पिटिटिवनेस रोडमैप फॉर इंडिया 100 जारी किया। यह रोडमैप EAC-PM और द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस का समन्वित प्रयास है। इंडिया @100 रोडमैप 4S सिद्धांतों पर आधारित खंड विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के आधार पर वर्ष 2047 तक भारत को उच्च आय वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। 4S क्या क्या है? फर्स्ट है साझा समृद्धि, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, समाज के हर वर्ग में अवसरों को साझा किया जाना चाहिए। सेकंड है सामाजिक समृद्धि, सोशल प्रोस्पेरिटी, यानी आर्थिक विकास सामाजिक विकास में से मेल खाना चाहिए। थर्ड है संवहनीय समृद्धि, सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी, यानी आर्थिक प्रगति पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ होनी चाहिए। और फोर्थ है सुदृढ़ समृद्धि, सॉलिड प्रोस्पेरिटी, आर्थिक प्रणाली को बाहरी आघातों के लिए लचीला होना चाहिए। तो ये 4S को आप लोग याद रखेंगे। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल 22 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत नियुक्त सभी लोगों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी के तहत एक पहल है। यह विभिन्न सरकारी विभागों की नई भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। यह नए सरकारी कर्मचारियों को नई भूमिका के अनुकूल होने के लिए आवश्यक आचार संहिता को समझने में मदद करेगा। कार्यस्थल में नैतिकता, अखंडता, मानव संसाधन नीतियां और अन्य लाभ भत्ते आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मॉड्यूल द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाना है। नेक्स्ट है भारतीय जैविक डाटा केंद्र। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान डाटा भारतीय जैविक डाटा केंद्र IBDC के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष का शुभारंभ किया। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB में स्थापित किया गया। यह डिजिटल डाटा को ब्रह्म नामक 4 पेंटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर पर संग्रहित करेगा। गौरतलब है कि 1 पेंटाबाइट 10 लाख गीगाबाइट जीबी के बराबर होता है। 1 पेंटाबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? तो 10 लाख जीबी के बराबर होता है। यह पहला राष्ट्रीय डाटा रिपोजिटरी होगा जहां डाटा न केवल पूरे भारत में जमा किया जाएगा बल्कि पूरे भारत के शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। यह केंद्र फेयर सिद्धांत अर्थात खोज योग्य, सुलभ,
ऑपरेबल और पुनः प्रयोज्य के अनुसार डाटा साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया GFI। 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के साथ ही यह लश्कर, अलकायदा, सिमी और अन्य चरमपंथी समूहों में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके संघों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी समूहों और विध्वंसक गतिविधियों के साथ उनके संबंधों के लिए प्रतिबंध कर दिया है। यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण, यह काफी इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। 28 फुट ऊंची नेताजी की प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। इंडिया गेट के सामने एक छतरी के नीचे इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जहां 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस पर PM नरेंद्र मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू यानी कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। विदित हो कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की लागत लगभग 13,500 करोड़ रुपए है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रभवन से इंडिया गेट तक दोनों ओर के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। विदित हो कि कर्तव्य पथ का दायरा रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है और विजय चौक, इंडिया गेट, फिर नई दिल्ली की सड़कों से होते हुए लाल किले पर खत्म होता है। इन्हीं सड़कों पर हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है। लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी के इस रास्ते के इतिहास में जाए तो पहले इसे किंग्सवे और फिर राजपथ के नाम से जाना जाने लगा था। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत सैन्य चौकी। सितंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चीन सीमा से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लोहित घाटी के पास स्थित किबिथु सैन्य चौकी और बालोंग से किबिथु तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा। बिहार के नो बैड डे और अनिवार्य खेल पीरियड। छत्तीसगढ़ के बाद बिहार में भी अब बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। बिहार सरकार स्कूली शिक्षा को रोचक बनाने के लिए छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम को लागू करने के लिए तैयार है। विदित हो कि बच्चों को सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य रूप से खेलों के जरिए सिखाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है सर्बिया द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर डाक टिकट। दिसंबर 2022 में सर्बिया ने भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव नामक विशेष डाक टिकट जारी किया, जो सर्बिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता को रेखांकित करती है। देश की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सेवा गंगा विलास जनवरी 2023 में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए देश की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विदित हो कि सितंबर 2022 में केंद्रीय जहाजरानी बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ने जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से असम के बोगीबील तक क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इस क्रूज सेवा को देश से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कार्गो के जरिए व्यापार का नया रास्ता भी खुलेगा। यह रिवर क्रूज नदी के माध्यम से 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन को कृषि साधन का दर्जा।
10 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को कृषि साधन के रूप में मान्यता प्रदान की। अब मधुमक्खी पालन को खाद, बीज और कीटनाशक की तरह कृषि उत्पादन बढ़ाने के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इससे मधुमक्खी पालन के बड़े स्तर पर प्रोत्साहन की राह खुलेगी। मुख्य बिंदु: केंद्रीय सरकार शहद के प्रोसेसिंग व मार्केटिंग तक में सहयोग उपलब्ध करा रही है, जिससे किसान अपनी खेती व वर्गों में फसलों के साथ साथ मधुमक्खी बॉक्स रखेंगे। इससे फसल का उत्पादन के साथ साथ शहद उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। शहद का उत्पादन बढ़ाने के साथ इसका निर्यात भी बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में देश से 1221 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 74,000 मीट्रिक टन से ज्यादा शहद का निर्यात हुआ है। शहद उत्पादन में टॉप 5 राज्य: 1 नंबर पे यूपी है, जो कि 22,500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है। सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है, जो कि 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है। थर्ड नंबर पे पंजाब है, जो कि 17,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है। और फोर्थ नंबर पे बिहार है। इसको याद रखेंगे, शहद उत्पादन में बिहार किस नंबर पे है? तो फोर्थ नंबर पे। और यह कितना उत्पादन करता है? तो 16,000 मीट्रिक टन। और फिफ्थ नंबर पे है राजस्थान, जो कि 11,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है। उल्लेखनीय है कि यूपी देश में सर्वाधिक शहद का उत्पादन कर रहा है। देश में कुल शहद उत्पादन का 18% शेयर यूपी का है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब व बिहार जैसे राज्य आते हैं। लेकिन निर्यात में हरियाणा लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। उत्पादन में यूपी 1 नंबर पे है, जबकि निर्यात में हरियाणा 1 नंबर पे है। ऐसा तब है जब उत्पादन के मामले में वह कई वर्षों से 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।